बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि देश की दुकानों पर जमकर हुआ यूपीआई से पेमेंट, 10 अरब पहुंचा डिजिटल ट्रांजैक्शन का आंकड़ा, छोटे पेमेंट भी मोबाइल से। युवाओं को बिहार सरकार देती है 1000 रुपए की बेरोजगारी भत्ता, ऐसे उठाएं योजना का लाभ। बिहार में एक छात्र ने अपने ही स्कूल की जमीन बेच डाली, सोशल मीडिया पर लोग उसे दे रहे हैं सलामी। के पाठक के निर्देश पर एक्शन में शिक्षा विभाग, स्कूल से गायब रहने वाले 3,32,000 बच्चों के काटे गए नाम। गोरखपुर से लड़की को बेतिया में लाकर के दबंगों ने बनाया डांसर, अब दे रहे हैं जान से मार देने की धमकी, पीड़िता ने वीडियो बनाकर के लगाई गुहार। बिहार में थम नहीं रहा डेंगू का कहर, पटना में 48 तो राज्य भर में 275 नए मरीज। सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर गिरफ्तार, एंटी जैमर डिवाइस समेत अन्य सामान किया बरामद। पटना में हड़ताल से बाहर रहे सफाई कर्मियों ने भी मारपीट के डर से छोड़ा काम, सड़कों पर लगा कचरे का अंबार। यूट्यूबर मनीष कश्यप को मीडिया से बात करने की अनुमति देने पर 4 पुलिसकर्मी हुआ निलंबित। बिहार के आईटीआई कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अब बनाएंगे इलेक्ट्रिक कार, टाटा टेक से समझौता हुआ तैयार। बिहार में शुरू होगा लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट, आईएलबीएस दिल्ली की एक्सपर्ट देंगे पटना एम्स के डॉक्टरों को ट्रेनिंग। तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाज उठा करके बुरे फंसे मनीष कश्यप, अब कोर्ट जाने पर भी पाबंदी, जारी हुआ ये फरमान। चूड़ी पहन करके नहीं बैठेंगे, आरजेडी विधायक ने तेजस्वी और लालू के करीबी सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा ताकत है तो ब्राह्मणों पर क्यों नहीं बोलते। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 10 दिनों तक रद्द रहेगी सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी, जाने क्या है मुख्य वजह। मांझी ने बढ़ाई चिराग पासवान की टेंशन, कहा जमुई से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, मुसहर समाज का है पारंपरिक सीट। लंदन पेरिस की तरह मॉडर्न होगा बिहार, विकास कार्यों पर खर्च होंगे 13,000 करोड़, जाने कब मिलेगी सौगात। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन में फंसा पेंच, क्या कुछ सीटों की कुर्बानी देंगे नीतीश। दलित महिला प्रताड़ना केस में बिहार सरकार की बड़ी मुसीबत, महिला आयोग ने नोटिस भेज करके मांगी पूरी रिपोर्ट। 2023 तक तेजस्वी को बन जाना था सीएम, जीतन राम मांझी बोले नीतीश कुमार को सत्ता चाहिए, कहा गरीबों के लिए पीएम मोदी है। क्या है नॉन बैंकिंग फ्रॉड, बड़ी संख्या में पटना और तिरहुत के लोग इसके हो रहे हैं शिकार, पैसा दोगुनी करने के लालच में डुबो रहे हैं अपना घर परिवार। अल्पसंख्यकों को ये रखेल समझते हैं, भर के अख्तरुल ईमान, जेडीयू आरजेडी का नाम लिए बिना कह दी बड़ी बात। बच्चों के दिल में है छेद तो मुफ्त ऑपरेशन कराएगा ये संगठन, जाने कैसे और कब होगा इलाज। गंगा और महानंदा नदी का बड़ा जलस्तर, लाल निशान को पार करने के बाद कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के किशनगंज में सभी नदियां उफान पर, आसपास के इलाके और रेल ट्रैक भी डूबे।
दोस्तों बात करते हैं विस्तार से, तो बात करते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले पटना के खान सर की पढ़ाने के तौर तरीके के अमिताभ बच्चन कायल हो गए हैं। जी आपको बता दो कि कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीजन में खान सर के विषय में छात्रों की जुबानी सुनकर के अमिताभ बच्चन भी खुद को कुर्सी से खड़े होकर के प्रणाम करने से रोक नहीं पाए। जब कॉमेडियन जाकिर खान के साथ पहुंचे खान सर ने अमिताभ बच्चन को पटना में लिट्टी चोखा खाने के लिए आने का आमंत्रण भी दिया है। कौन बनेगा करोड़पति के सोमवार को प्रसारित शो में खान सर अपने कुछ छात्रों के साथ पहुंचे थे। इसके पहले अमिताभ बच्चन दर्शकों को उनका परिचय देते हुए कॉमेडियन जाकिर खान ने बताया है कि खान सर ने 107 करोड़ रुपए का ऑफर छोड़ दिया और अपनी कोचिंग में गरीब छात्रों को पढ़ाना ठीक समझा। जाकिर की बात पर खान सर ने भी हामी भरी और कहा है कि हम अपनी कोचिंग में 200 रुपए लेकर के पढ़ाते हैं, वे ले जाते तो लाखों लेते, जहाँ गरीबों का क्या होता। खान सर ने कहा कि ठुकरा करके ये कमाया है कि आज हिंदुस्तान के हर भारतीय के दिल में मेरा घर है। शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने खान सर से जुड़ा एक वीडियो दिखाया है। इसमें कुछ छात्रा और फिर उनके सौजन ने अपनी आप बीती सुनाई। एक छात्रा ने कहा है कि खान सर तो कहते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा, आप भूल करके दिखाइए। जब वीडियो खत्म होते ही अमिताभ कुर्सी से खड़े हो गए। जब उन्होंने कहा है कि खान सर ने शिक्षा को जन जन तक पहुंचा करके बहुत से छात्रों का भविष्य संवारा है, हम भी आपको खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। इस पर खान सर ने कहा है कि आज एहसास हो रहा है कि 107 करोड़ रुपए छोड़ करके हमने जीवन का सबसे अच्छा काम किया है। जब खान सर ने कहा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की 280 करोड़ हाथ साथ आ जाए तो फिर देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में सभी नदियां उफान पर है। आसपास के इलाके और फिर रेल ट्रैक भी डूब गए हैं। आपको बता दें कि सीमांचल के किशनगंज जिला जो भौगोलिक दृष्टिकोण से बांग्लादेश, नेपाल और बंगाल के सीमा पर बसे हैं, जहां बीते 62 घंटे में 150 एवं वर्षा होने से शहर की सड़कें के साथ साथ गाँव की नदियाँ उफान पर आ गई है। और 7 राज्यों को जोड़ने वाली रेल मार्ग के रेल ट्रैक भी पानी से लबालब डूबा हुआ पड़ा। आसमान से गिरने वाली आफत की बारिश 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जिले के ठाकुरगंज की तैयबपुर महानंदा नदी लगातार अपनी गति से बह रही है। वहीं पानी किशनगंज जिला मुख्यालय की लाइफ लाइन माने जाने वाली महानंदा नदी जो शहर के रमजान नदी और फिर धोबीपट घाट, प्रेमपुर, खगरा पुल, धर्मगंज, मझिया नदी, ठवापारा पुल जो शहर के बीचों बीच होकर के गुजरती है, जो पूरी तरीके से उफान पर है। जी हाँ, जिससे नगर परिषद क्षेत्र के लगभग सभी वार्डों में लोगों के घरों में करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी घुस गया है। सड़कों पर भी 2 से 3 कहीं 4 फीट पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर्जनों लोग घर छोड़कर के बगल के स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हैं। कई लोगों ने अपने अपने निकट के रिश्तेदारों के घर शरण लेने को मजबूर हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पूर्णिया के लाल ने फिर से अपना परचम लहरा दिया है। जब पूर्णिया के दिग्विजय कुमार सिंह ने एक ब्रॉन्ज मेडल और फिर एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और अली अकबर ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दोनों पूर्णिया के चिलेस जिम में ट्रेनर का काम करते हैं। जब दोनों ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच अभिषेक कुमार को दिया है। अभिषेक कुमार पूरे सीमांचल के बहुत जाने माने बॉडी बिल्डर हैं और कोच हैं। जहाँ उनकी अपनी बॉडी बिल्डिंग टीम है जो हर बार खेल में मेडल ला करके पूर्णिया जिले का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत किशनगंज पुलिस की बड़ी पहल की है। जी हां, सदर थाना क्षेत्र से बीते 2-3 माह में चोरी हुई विभिन्न कंपनियों के 50 मोबाइल को पुलिस ने विभिन्न स्थानों से बरामद किया है। लगातार हो रही मोबाइल चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। मोबाइल की बरामदगी को लेकर के एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। मंगलवार को सदर थाना में एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू की मौजूदगी में लोगों को बरामद मोबाइल दिया गया। फिलहाल 40 लोगों को मोबाइल दिया गया, 10 लोग किसी कारण से उपस्थित नहीं हुआ। चोरी की मोबाइल बरामदगी को लेकर के कुछ माह पहले एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा लगातार छापेमारी करते हुए विभिन्न जगह से 50 मोबाइल को बरामद किया गया। जब वही मंगलवार को मोबाइल स्वामी को मोबाइल सौंप दिया गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल फोन बरामद करके लोगों के चेहरे पर किशनगंज पुलिस द्वारा मुस्कान लौटाया गया। दोस्तों अब बात करेंगे कि जिन बच्चों के दिल में छेद है वैसे बच्चों के लिए बिहार के बेतिया का एक संगठन मसीहा बनकर के सामने आया है। जहां बेतिया में दिल में छेद वाले बच्चों का फ्री में इलाज किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी बेतिया रोटरी क्लब ने ली है। 6 माह से लेकर के 18 साल तक के बच्चों का निःशुल्क यानी कि फ्री में इलाज किया जाएगा। इसके लिए 3 और 4 अक्टूबर को मेगा स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा, जो कि रांची में डॉक्टर ब्रिजेश पी कोटाइल एम्स कोची के द्वारा किया जाएगा। जहाँ यहाँ पर जितने बच्चे होंगे उनकी मेगा स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर उन्हें
केरल ले जाया जाएगा, जहां पर उनका निःशुल्क यानी कि फ्री में ऑपरेशन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान ने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर केंद्र सरकार और INDIA गठबंधन को लेकर के आड़े हाथों लिया है। अख्तरुल ईमान ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सेकुलर पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को रखेल बना करके रखना चाहती है। एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा है कि अल्पसंख्यक का मुद्दा सामने आता है तो फिर सभी दल चुप हो जाते हैं। सभी पार्टियां हिंदुत्व का कार्ड खेलने में लगी हुई है और फिर तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने दिखावे के लिए ओबीसी आरक्षण की बात तो की, लेकिन किसी ने अल्पसंख्यक महिला के आरक्षण की बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिर्फ एआईएमआईएम ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट देने का काम किया है, जहां हमने माइनॉरिटी के मुद्दे को उठाया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी का मुद्दा आगे भी उठाते रहेंगे जब तक समस्याओं का हल नहीं हो जाता है। ये भी भारत के नागरिक है, इनके लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए। एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा है कि मुसलमानों का वोट सभी लेना जानते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। जब वहीं एआईएमआईएम को गठबंधन से दूर रखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों को ये रखेल समझते हैं। उन्होंने आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि हमारा वोट प्यारा है, लेकिन ये सत्ता में साझेदारी नहीं देना चाहते हैं, इसलिए एआईएमआईएम से इन लोगों ने दूरी बना करके रखा है। आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस में एआईएमआईएम पार्टी को शामिल नहीं किया गया है, जिससे इनकी पार्टी के लोग नाराज हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सुपर एक्टिव मोड में हैं और फिर अपने मंत्रियों से लेकर के विभागों के अफसर तक दफ्तरों का धावा बोल रहे हैं। मंगलवार को भी सीएम नीतीश कुमार ने देर से आने वाले मंत्रियों और फिर विभाग के अधिकारियों को नसीहत दी है। जहां नीतीश कुमार की सरप्राइज विजिट के दौरान जेडीयू कोटे के मंत्री तो ड्यूटी पर मिले, लेकिन आरजेडी या फिर दूसरे दलों के कोटे के मंत्री मौजूद नहीं मिले, जिससे सीएम नीतीश कुमार दूसरे दलों के कोटे के मंत्रियों से नाराज है। इधर नीतीश की सरप्राइज विजिट को सियासी एक्सरसाइज के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं INDIA गठबंधन के नेता चुनने में हो रही देरी के बीच सीएम नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार की सरप्राइज विजिट में उनके आधा दर्जन मंत्री में सिर्फ एक मंत्री वहां मौजूद मिले। जब मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार सुबह 9:30 बजे सचिवालय पहुंचे थे, जहां सबसे पहले वे विकास भवन में निरीक्षण करने पहुंचे और फिर शिक्षा विभाग का जायजा लिया, लेकिन इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर वहां नहीं थे। सीएम नीतीश कुमार ने वहां मौजूद एक अधिकारी ने कहा कि मंत्री जी अभी नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री ने हैरानी जताई। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने साथ चल रहे अधिकारी से शिक्षा मंत्री को फोन लगाने को कहा। जब शिक्षा मंत्री जैसे ही मुख्यमंत्री की लाइन पर आए तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं आपके विभाग में घूम रहा हूं, आप कहां हैं? जब नीतीश कुमार ने उन्हें नसीहत वाले अंदाज में कहा कि आप क्यों नहीं हैं दफ्तर में, ये भी कहा कि हम यहां घूम रहे हैं और आप बाहर हैं, समय पर आया कीजिए। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में कर्ज नहीं चुकाने पर दलित महिला को प्रताड़ित करने और फिर उसके कपड़े उतारने के मामले में नीतीश कुमार की सरकार की परेशानी बढ़ गई है। जब मामले में अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कर्ज का ब्याज नहीं चुकाने पर एक दलित महिला के साथ कथित मारपीट और फिर उसके कपड़े उतारने के मामले में मंगलवार को बिहार के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने एक बयान में कहा है कि रिपोर्ट में प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ित महिला की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और उसे दिया गया मुआवजा जैसी जानकारी भी आयोग को दी जाए। आयोग का मानना है कि अगर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर के मीडिया रिपोर्ट सही है तो फिर यह महिला के मानवाधिकार हनन का मामला है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के अंदर जानकारी मांगी है। रिपोर्ट में इस मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी, अद्यतन स्थिति, महिला के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया हो तो फिर उसकी जानकारी देने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा पीड़िता की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग की व्यवस्था किए जाने की भी जानकारी तलब की है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को पटना जिले के मोसिमपुर गांव में अनुसूचित जाति की एक 30 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, उसके कपड़े उतार दिए गए और उस पर पेशाब किया गया, जहां बहुत सारे उसके साथ ज्यादती की गई। इसको लेकर के अब बवाल छिड़ गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अभी हल्की उमस है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद तेज धूप निकलने से ऐसा है, लेकिन जल्द ही बिहार में एक बार झमाझम बारिश होगी। जब वैसे भी बिहार में ये कहा जाता है कि मानसून कितनी भी रूठ जाए लेकिन हत्या नक्षत्र में वह नाराज नहीं रह सकता है। यही कारण है कि मौसम विभाग का कहना है कि 1 अक्टूबर से फिर से बिहार में झमाझम बारिश होगी। आपको बता दें कि 29 सितंबर यानी कि एक दिन बाद से, यानी कि कल के बाद से हत्या नक्षत्र चढ़ने वाला है। उनके बाद बिहार में एक बार फिर से झमाझम बारिश
बारिश होगी। जब बिहार में पिछले कुछ दिन पहले झमाझम बारिश हुई थी, जब 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जब बदले मौसम में तेज धूप के कारण फिर से उमस बढ़ने लगा है, लेकिन मौसम विभाग को उम्मीद है कि इस बार भी हत्या नक्षत्र में मानसून होगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के माने तो 29 सितंबर तक बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, जबकि मुजफ्फरपुर समेत बिहार के बाकी हिस्सों की जगह जगह पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन 2 अक्टूबर से मौसम बदल जाएगा और फिर उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों के अलावा पटना समेत दक्षिण बिहार के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बिहार के लोगों को 2 से 3 दिन हल्की उमस झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन में फंसा पेंच, क्या कुछ सीटों की कुर्बानी नीतीश कुमार देंगे? आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 की जैसे जैसे सरगर्मी तेज हो रही है, वैसे वैसे सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन की आवाज तेज होने लगी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के बीच तर्कस में तीर सजाए जाने लगे हैं। जब बिहार में विपक्ष को साझेदारी के लिए सीटों का बंटवारा करना होगा, जब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की महागठबंधन की सरकार पिछले 1 साल से सत्ता में है। इंडिया गठबंधन के बनने से सबसे ज्यादा मेहनत नीतीश कुमार ने किया है। जिस राज्य में जितने ज्यादा दल होंगे, सीट शेयरिंग में कठिनाई होगी। सीट शेयरिंग को लेकर के लालू नीतीश में सहमति नहीं बन पा रही है। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें अभी 16 सीटों का प्रतिनिधित्व अकेले जदयू करता है। बिहार में सीटों के बंटवारे का काम बहुत जटिल साबित हो सकता है। बिहार में कांग्रेस ने पहले ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का राग अलाप चुकी है। जब बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा था कि कांग्रेस की अपेक्षा यही होगी कि जहां हमारा मजबूत जनाधार है, जहां से बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, वे सारी सीटें नीतीश कुमार और लालू कांग्रेस के लिए छोड़े। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें उचित जगह मिलनी चाहिए। वहीं सीटों के शेयरिंग को लेकर के CPI-ML का कहना है कि सीटों का बंटवारा साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान के आधार पर होना चाहिए। CPI-ML ने सीटों के बंटवारे को लेकर के अपना प्रस्ताव राजद के पास भेज दिया है। जेडीयू का कहना है कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई भाजपा से है, इसलिए सीटों के बंटवारे में कोई परेशानी नहीं होगी। इंडिया गठबंधन के नेता सक्षम है, सीटों के बंटवारे के मामले में बिहार रोल मॉडल बनेगा। आपको बता दूं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज की मात्र 1 सीट पर कांग्रेस का झंडा लहराया था, जबकि भाजपा ने 17 सीटों पर अपना परचम लहराया था। वहीं उस समय की साझेदारी जेडीयू ने 16 सीट पर अपने कब्जा किया था, तो फिर एलजेपी ने 6 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। राजद, जदयू और वामपंथी दलों के सीटों के बंटवारे को अपने स्तर पर अंतिम रूप आसान नहीं हो दिखता है, जहां कारण सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर और बांका लोकसभा सीट का है, जहां साल 2019 में जेडीयू की जीत हुई थी, जबकि राजद दूसरे नंबर पर थी। जहां दूसरी तरफ पटना साहिब और बेगूसराय जैसी लोकसभा सीटें भी हैं, जिस पर भाजपा ने कब्जा किया था। कोसी सीमांचल की सुपौल लोकसभा सीट पर साल 2019 में जेडीयू ने 56% वोट के साथ जीत दर्ज की थी, जहां कांग्रेस की रंजीता रंजन ने करीब 30% वोट हासिल किए थे। रंजीता रंजन इलाके की बड़ी नेताओं में मानी जाती है, जहां रंजीता रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं और पहले लोकसभा सांसद रह चुकी है। ऐसे में साझेदारी के तहत सुपौल सीट पर किस पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भी जल्द लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। जब पटना एम्स के डॉक्टरों को दिल्ली के लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान के एक्सपर्ट बकायदा इसकी ट्रेनिंग देंगे। जब पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पॉल ने यह जानकारी दी है। संस्थान के 12वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पटना एम्स ने इसी तरीके के प्रशिक्षण और फिर सहायता के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ और पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि IGIMS के साथ भी समझौता किया है। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि राज्य अंग और फिर उत्तक प्रत्यारोपण संगठन जो अंग और फिर उत्तक प्रत्यारोपण के लिए मंजूरी देता है, जल्द ही संस्थान का निरीक्षण करेगा, जिसके बाद हम संस्थान के बाहर किडनी प्रत्यारोपण शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि संस्थान में 30% संकाय की कमी इस साल नवंबर तक दूर हो जाएगी, जब ये पिछले साल में संकाय भर्ती का तीसरा दौर पूरा कर लेगा। फैकल्टी भर्ती का पहला दौर पिछले साल नवंबर में और फिर दूसरा इस साल फरवरी में किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान किए गए भाषणबाजी मामले में पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। जब पुलिस प्रशासन ने मनीष कश्यप को अब पेशी के दौरान अदालत में ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जब अब उनके आगे की कोई भी सुनवाई जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया जाएगा, जब मनीष कश्यप अभी बेउर जेल में बंद है। दरअसल पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप का एक वीडियो जम करके वायरल हुआ, जिसमें उसने राज्य सरकार पर जम करके हमला बोला। जब मनीष कश्यप ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी CM तेजस्वी
तेजस्वी यादव पर भी अपनी भड़ास निकाली। मनीष कश्यप ने कहा कि वे चारा चोर का बेटा नहीं है, वे फौजी का बेटा है, वे किसी से डरने वाले नहीं हैं, डरेंगे नहीं। उन्होंने जेल में जम करके नशेबाजी होने का भी दावा किया था। हालांकि केडीबी लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बेउर जेल की अधीक्षक को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने जेल प्रशासन से कहा है कि जब तक मनीष कश्यप को कोर्ट में सशरीर पेश होने की जरूरत न हो तब तक उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाए, उसे पेशी के लिए कोर्ट न ले जाया जाए। उधर पेशी के दौरान किसी भी आरोप को सार्वजनिक बयानबाजी या फिर बाहरी व्यक्ति से बातचीत करने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में मनीष कश्यप के भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद उसे पेशी पर ले जाने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। जब पटना एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात एसआई और 3 सिपाहियों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को कल हार्ट अटैक आने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक हाई बीपी होने के बाद शाहनवाज हुसैन को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा और उन्हें फौरन इलाज के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। डॉक्टर ने बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की एंजियोग्राफी करने के बाद पाया है कि उनके दिल में ब्लॉकेज है, इसलिए उनका उपचार लीलावती अस्पताल के आईसीयू में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की हालात स्थिर है और कुछ देर बाद प्राइवेट वार्ड में ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद है। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बिहार से 3 बार लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। शाहनवाज हुसैन फिलहाल बिहार से एमएलसी भी हैं और कुछ दिनों पहले तक बिहार के नीतीश कुमार की सरकार में उद्योग मंत्री के पद पर काम कर चुके हैं। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के गिने चुने मुस्लिम चेहरों में शुमार है जिन्हें वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री बना करके पुरस्कृत किया जा चुका है। बीजेपी में 3 बार 4 मुस्लिम चेहरों में शाहनवाज हुसैन का नाम उस वक्त लिया जाने लगा था जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिकंदर बख्त मोहम्मद अली बैग उत्तर प्रदेश के नकवी के अलावा बिहार के युवा मुस्लिम चेहरा के तौर पर शाहनवाज हुसैन चर्चाओं के केंद्र में बने रहते थे। शाहनवाज हुसैन दिवंगत नेता प्रमोद महाजन से नजदीकी रखने की वजह से लगातार राजनीति की बुलंदियों को छूते रहे थे और किशनगंज से पहली बार, भागलपुर लोकसभा से 2 बार संसदीय चुनाव जीत करके बीजेपी में उनकी पहचान बड़े नेता के तौर पर होने लगी थी। दोस्तों बात करते हैं कि यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान की संख्या अगस्त में कई गुना बढ़कर के 10 अरब हो गई है। इसके पीछे ग्राहकों से दुकानदारों को किए जाने वाले लेन देन में आई तेजी की अहम भूमिका रही है। एक रिपोर्ट में ये बात बताया गया है। वर्ल्ड लैंड की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2018 में यूपीआई से 15 करोड़ लेन देन किए गए थे और ये संख्या जून 2023 में बढ़कर के 9.3 अरब हो गई थी। अगस्त में यह आंकड़ा 10 अरब के पार पहुंच गया है। इसके पीछे P2M लेन देन में हुई जबरदस्त तेजी का अहम योगदान रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2022 में P2M का हिस्सा कुल यूपीआई लेन देन में 40.3% था। 1.5 साल में यह अनुपात बढ़कर के जून 2023 में 57.5% हो गया है। इस अनुपात के आगे भी बढ़ने का अनुमान है। जहाँ इसके अलावा यूपीआई लेन देन से भेजी जाने वाली औसत राशि का आकार भी भविष्य में इसके विस्तार का संकेत देता है। जनवरी 2022 में यूपीआई से P2M लेन देन का औसत आकार 885 रुपये था जो जून 2023 में घट करके 653 रुपये रह गया है। इससे पता चलता है कि अब लोग कम राशि का लेन देन भी यूपीआई के जरिए करना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राज्य सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं चलाती है। इनमें से एक बेरोजगारी भत्ता भी है। जब बिहार की सरकार इस योजना के तहत 12वीं पास के साथ ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह यानी कि सालाना 12,000 रुपये की भत्ता देती है। दरअसल सालों तक नौकरी न मिलने पर युवा गलत कदम उठा लेते हैं या फिर मजदूरी करने लग जाते हैं। जब इस योजना के तहत इन युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, जब युवा रुपये से अपनी छोटी छोटी जरूरत के कामों को पूरा कर सकेंगे। ऐसे में अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं और बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप आराम से इसके लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदक बिहार का अस्थायी होनी चाहिए, बेरोजगार हो, आवेदक न्यूनतम 10वीं पास हो, आवेदक की उम्र 21 से 35 साल के अंदर हो, आवेदनकर्ता परिवार की सालाना आय अधिकतम 3 लाख हो। अब बात करते हैं कि किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी इसमें अप्लाई करने के लिए। तो आपको बता दें कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट, फोटो, बैंक डिटेल, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आवेदन करने के तरीके के बारे में अगर बात किया जाए तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग की वेबसाइट www.7nischay-yuvamission.bihar.gov.in पर जाएं। यहाँ न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में जाकर के फॉर्म भर दें।
दोस्तों बिहार में एक छात्र ने अपने ही स्कूल की जमीन बेच डाली, जहाँ सोशल मीडिया पर लोग उसे अब सलामी दे रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार से हर रोज नई नई कहानियां निकल करके सामने आती है, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है उसे जान करके 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएंगे। सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, फिर मामला जानेंगे तो फिर पता चलेगा कि हुआ तो ऐसा ही है। दरअसल बिहार में एक सरकारी स्कूल के पुराने छात्र ने अपने ही स्कूल की जमीन बेच डाली। जो जमीन खरीदा है वो भी उसी स्कूल से पड़ा हुआ है। यह सोशल मीडिया पर इस खबर को तेजी के साथ शेयर किया जा रहा है, जहां लोग उस लड़के के दिमाग की सराहना कर रहे हैं। दरअसल ये मामला बिहार के पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां राजा पृथ्वीचंद उच्च मध्य विद्यालय की जमीन को उसी स्कूल में पढ़ने वाले पूर्व छात्र ने अब दूसरे छात्रों को बेच दी। जहाँ दोनों छात्र पहले उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। जहाँ इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 साल पहले की बात है, जब पूर्णिया सिटी में राजा पृथ्वीचंद रहा करते थे। बिहार के शिक्षा विभाग की उदासीनता देखिए कि विभाग के अधिकारियों ने दान में ली गई लगभग 8 डिसमिल जमीन का स्कूल के नाम से मोटेशन नहीं कराया था। जब मोटेशन कराने के बाद ही उस जमीन पर सरकार का अधिकार हो सकता है। सिर्फ कह देने से दान की यूं ही नहीं हो जाती है, एक कागजी कार्रवाई होती है। अब उस राजा के वंशज पूर्णिया आए हुए हैं, जब उन्हें पता चला है कि उनका कुछ जमीन जिले में है। उसी के बारे में जब पता लगा रहे थे तब उसको इस स्कूल की जमीन के बारे में जानकारी मिली। मोटेशन न होने से मालिकाना हक शिक्षा विभाग को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया था। ऐसे में मौका का फायदा उठा करके वंशजों ने इस 8 डिसमिल जमीन अपना मान करके बेच डाली। अब सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अपर मुख्य सचिव के पाठक के सख्त निर्देश के बाद बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूली छात्रों पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी विद्यालयों में 3 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे 3,32,000 विद्यार्थियों के नाम काट दिए गए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को स्कूलों में नाम जुड़वाने के लिए दोबारा आवेदन देना होगा। साथ ही उनके अभिभावकों को शपथ पत्र के साथ ये लिख करके देना होगा कि उनके बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आएंगे, या तभी उनके बच्चे का दोबारा नामांकन हो सकेगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक सबसे ज्यादा 46,000 से अधिक नाम कक्षा 4 के विद्यार्थियों के काटे गए हैं। यह कक्षा 5 के 44,000 से अधिक छात्र, कक्षा 3 के 40,000 से अधिक, कक्षा 6 के 39,000 से अधिक, कक्षा 7 के 38,000 से अधिक विद्यार्थियों के नाम काटे गए हैं। जब कक्षा 2 के 31,000 और कक्षा 1 के 20,000 से अधिक विद्यार्थियों के नाम काट दिए गए हैं। जब ये वे बच्चे हैं जो लगातार 3 दिनों से अधिक समय से विद्यालय में अनुपस्थित रहे। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित प्रशिक्षकों की 100% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के शोध एवं प्रशिक्षण के निदेशक सज्जन आर की ओर से मंगलवार को संबंधित प्राचार्यों को दिशा निर्देश भेजा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले एक नरकटी को जान से मार देने की धमकी मिली है। उसे पहले गोरखपुर से लाकर के नरकटियागंज के भोलाने साहब के हाथों बेचा और ऑर्केस्ट्रा में काम करने का पैसा नहीं दिया। जब फिर उसे मधुबनी के झंझारपुर में 17,000 में बेचा, अब उसे जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। नर्तकी ने अपने जान बचाने के लिए सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल कर दिया है और न्याय की गुहार लगा रही है। जब वीडियो में पीड़िता बता रही है कि भोला नाम का व्यक्ति उसे बेतिया लाया और फिर नरकटियागंज में साहब के हाथों बेच दिया। यह साहब वहां ऑर्केस्ट्रा में काम करने के बाद पैसा नहीं दिया और फिर मधुबनी झंझारपुर में 17,000 रुपए में उसे बेच दिया। वे झंझारपुर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन साहब ने उसे मारपीट करके मधुबनी में बेच दिया। वह किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागी। अब मधुबनी झंझारपुर के मालिक, जिसका नाम पता नहीं है, और फिर साहब धमकी दे रहे हैं कि कहीं भी नाम करोगी तो फिर जान से मार देंगे। इधर इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया है कि उन्हें वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिली है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से वसूली करने का गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जब पुलिस ने सोमवार को गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हालांकि सरगना समेत 3 लोग अब भी फरार हैं। जब गिरोह के सदस्यों ने सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और पूर्णिया जिले के करीब 89 अभ्यर्थियों को 5 से 6 लाख रुपए के पास कराने की गारंटी दी थी। उन अभ्यर्थियों से एडवांस के रूप में नकदी के साथ ही ऑनलाइन भुगतान के जरिए भी रुपए लिए थे। आपको बता दें कि बिहार में 1, 7 और 15 अक्टूबर को सिपाही चयन के लिए लिखित परीक्षा निर्धारित है। जब गिरोह के सदस्य परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों के संपर्क में हैं। मुख्यालय डीएसपी एजाज हाफिज मनी ने बताया है कि सदर थाना पुलिस को सूचना मिली है कि सिपाही भर्ती परीक्षा के नाम पर सेटिंग गेटिंग की जा रही है। एसडीपीओ सदर संतोष कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने शहर की बटराहा में स्थित एक घर में छापेमारी की। इस दौरान खगड़िया जिले के बलदौर थाना क्षेत्र का सूरज कुमार, सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र का रामकृष्ण कुमार और फिर सलखुआ थाना क्षेत्र का अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि पटना नगर निगम के हड़ताली सफाई कर्मियों के द्वारा बीते 2 दिनों से बहुत ही उग्र रूप अख्तियार करने का असर मंगलवार को शहर के साफ सफाई पर दिखा। हड़ताल से बाहर रह करके काम करने वाले अपने साथी कर्मियों से मारपीट करने और फिर उन पर पत्थरबाजी करने के कारण जो लोग शुरुआत के 3-4 दिनों में हड़ताल से बाहर रह करके और फिर अपने हड़ताली साथियों की निगाह से बचा करके अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से अधिकतर ने काम करना छोड़ दिया है। जहां उनसे हड़ताल में शामिल निगम कर्मियों की संख्या 50% से बढ़ा करके 70 से 80% तक जा पहुंची है। इससे जो हड़ताल से बाहर है उनका काम करना और भी दुश्वार दिखा। जहां कचरा संग्रहण के लिए निगम के 1000 वाहनों में 200 से कम सड़क पर निकले, जब विरोध के कारण उनमें से कई को बिना कचरा लोड किए ही वापस लौटना पड़ा। इससे पूरा पॉइंट पर कचरे का अंबार लगा दिखा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस ने न्यायिक हिरासत में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक अस्थायी अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से बात करने की अनुमति देने की वो लेकर के एक सहायक अवर निरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जब पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी राजीव मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि 22 सितंबर को पटना की एक अदालत में पेशी के दौरान गिरफ्तार यूट्यूबर के साथ किए गए 4 पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। अदालत में पेशी के दौरान मनीष कश्यप को मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने बताया है कि इन पुलिसकर्मियों के निलंबन का निर्णय उन वीडियो की जांच के बाद लिया गया जिसमें मनीष कश्यप को अदालत में पेश किए जाने के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए देखा गया था। ये उन पुलिसकर्मियों की गंभीर चूक है जो एस्कॉर्ट टीम में शामिल थे। एसएसपी ने कहा कि इस संबंध में कश्यप के खिलाफ पटना के पीर बहोर थाना में मामला भी दर्ज किया गया है। मनीष कश्यप को इस साल मार्च में तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमला के फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण राज्य के एक जेल में महीने से बंद रहने के बाद वे वर्तमान में पटना की बेउर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। एसएसपी ने कहा कि पटना पुलिस ने अब बेउर जेल अधीक्षक को मामले की सुनवाई के दौरान कश्यप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश करने की व्यवस्था के लिए पत्र लिखा है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर हिंदू होना गुनाह है तो फिर मैं इस गुनाह को कबूल करता हूं। बेगूसराय के जिला प्रशासन से अपील करता हूं कि मुझे गिरफ्तार करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये बातें रविवार की रात एक भाजपा नेता को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि जिले के लाखों थाना क्षेत्र के खातापुर में शिवलिंग तोड़ने के विरोध में आक्रोशित भीड़ के हंगामे और फिर दुकान में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस सिर्फ हिंदुओं पर ही कार्रवाई कर रही है। जब दुकानों में तोड़फोड़ और हंगामा के मामले में पुलिस ने 30 लोगों की पहचान करके मामला दर्ज कर लिया है। जब पुलिस ने रविवार को 12 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 200 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय पुलिस पर सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि जिला पुलिस सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट कर रही है। हालांकि पुलिस ने शिवलिंग तोड़ने के मुख्य आरोपी जावेद उर्फ जाबिर को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन सांसद को चाहिए बस हिंदू मुस्लिम। आपको बता दें कि बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के मुंह से हर वक्त हिंदू मुस्लिम वाला ही भाषण निकलते हैं। हालांकि वे केंद्रीय मंत्री है, लेकिन आपने आज तक एक भी बार उनके मुंह से अपने मंत्रालय के बारे में कुछ भी बात बोलते हुए नहीं सुना होगा। उनके मुंह से सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान यही बातें आप सुने होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि लाखों थाना क्षेत्र के खातापुर में बीते 4 दिन पहले शिवलिंग तोड़ने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार कर दिया है। गिरफ्तार के बाद पुलिस प्रशासन के साथ आम जन ने भी राहत सांस ली है। जब दोनों समुदाय के लोगों की आवाजाही खातापुर चौक पर अब शुरू हो गई है। जब दोनों समुदाय के लोग इस घटना को महज दुर्घटना समझ करके आपस में चर्चा करते हुए नजर आए। वर्तमान में खातापुर चौक का माहौल सामान्य और फिर शांतिपूर्ण है। इसके बावजूद एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर चौक के दोनों ओर पुलिस बल तैनात है। जब पूर्वी भाग पर मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार के साथ 3 एसआई एवं 6 पुलिस कर्मी तैनात है। वहीं पश्चिम भाग में मजिस्ट्रेट रवि रंजन कुमार के साथ पुलिस बल तैनात है, जबकि खातोपुर मध्य भाग में आधे दर्जन पुलिस बल को तैनात किया गया है। जब अपनी निजी भूमि पर कुछ दुकानें खोलने के लिए फुटक्कर विक्रेता हिम्मत जुटा रहे हैं, जब वैसे लोगों के साथ पुलिस सहयोगात्मक भावना दिखा रही है। ओपी अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया है कि पुलिस गश्ती दल समय समय पर खातोपुर चौक के लिए भेजा जा रहा है, जहाँ वातावरण सामान्य है, किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिल रही है। हालांकि अभी धारा 144 यहां से हटाया नहीं गया है। पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा चल रही ITI कॉलेज में पढ़ाने वाले छात्र अब इलेक्ट्रिक कार बनाना सीखेंगे। श्रम विभाग ने सभी ITI कॉलेज में छात्रों को सीखने के लिए इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ टेक्नीशियन भी भेजे हैं। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने मंगलवार को हरी झंडी दिखाई है, जब बिहार के 25 सरकारी ITI कॉलेज में 25 कारें भेजी गई है। यह मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि ITI कॉलेज के छात्रों को हाईटेक तरीके से शिक्षा देने पर विभाग काम कर रहा है। इसके लिए विभाग ने टाटा टेक से समझौता किया है। आज 25 कॉलेज में 25 कारें भेजी गई है। सभी कॉलेजों में जाकर के इलेक्ट्रिक कार कैसे बनाई जाती है, ये कार कैसे काम करती है, इसके प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे बिहार की ITI कॉलेज में
पढ़ने वाले छात्रों को नई तकनीक की जानकारी मिलेगी, उन्हें बड़े संस्थानों में बेहतर नौकरियां भी मिलेगी। जब मंत्री ने कहा कि निजी ITI कॉलेज की गड़बड़ी को रोकने को लेकर के विभाग एक्टिव है। दोस्तों बात करते हैं कि महिला आरक्षण बिल पर मंगलवार को राज्यसभा में आरजेडी से सांसद मनोज झा का भाषण हुआ। इसमें उन्होंने अपने भाषण के लास्ट में ठाकुरों पर एक कविता सुनाई। अब इसी कविता को लेकर के उनकी ही पार्टी के विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। जहां राजद विधायक ने मनोज झा के साथ ही साथ तेजस्वी और पार्टी के तमाम बड़े नेता से कड़ा सवाल पूछ डाला है। दरअसल राजद विधायक चेतन आनंद ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा है कि वह मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। चेतन आनंद ने फेसबुक लाइव किया और कहा है कि मनोज झा ब्राह्मणों पर कविता क्यों नहीं सुनाते हैं, वे इसके लिए जनता से माफी मांगेंगे, वरना हम चूड़ी पहन करके नहीं बैठेंगे। राजद विधायक चेतन आनंद का कहना है कि हम ठाकुर हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं, इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते हैं तो फिर अपने पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां माननीय सांसद मनोज झा के विचारों का पुरजोर हम विरोध करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मनोज झा ठाकुरों को विलेन बता रहे हैं। आपको ठाकुरों से एलर्जी है, दुनिया में इतनी सारी कविताएं हैं, उन्हें इस्तेमाल कर लेते। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपने ब्राह्मणों के विरोध में कविता नहीं पढ़ी। आपके लोग आपको जीने नहीं देते, इसीलिए आपने उनके खिलाफ कविता नहीं पढ़ी। जब मुझे शर्म आती है कि राज्यसभा में बैठे हमारे जाति के लोग ये सब सुनते रहे। जब मैं सदन में रहता तो फिर धरना देता, प्रदर्शन करता, चुपचाप नहीं सुनता। इसमें हमारे समाज के लोगों की गलती है जो अपने समाज को इतना कुछ सुन लिया। जब कुछ लोग पार्टी में रह करके A to Z फॉर्मूला बिगाड़ना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो मुंह में आता है बक देते हैं। मनोज झा का बयान समाजवाद नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूड़ी पहन करके नहीं बैठेंगे, चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे, इसे हम पार्टी फोरम पर उठाएंगे। एक दो जात को लेकर के राजनीति नहीं होती है। मनोज झा को पब्लिक में सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। मैं अपना नाम चेतन आनंद लिखता हूं, या आप क्यों नहीं मनोज लिखते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।